गुड मॉर्निंग। मैं रघु पालीवाल सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लास 10th में हिंदी अनिवार्य में हमने सर्वप्रथम विशेषण टॉपिक पढ़ा था और विशेषण के उपरांत आज एक नया टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? समास। इसमें हम समास का अर्थ जानेंगे, समास की परिभाषा जानेंगे, समास शब्द किससे बना है उसके बारे में जानेंगे और समाज का हिंदी व्याकरण में किस प्रकार का रोल है, किस प्रकार की भूमिका है, ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे। तो समास शब्द वास्तव में जो शब्द समास है वो समास शब्द बना किससे? समास शब्द किससे बना है? सम धन आस से। सम धन आस। सम का मतलब है पास में, निकट, संयोग, और आस का मतलब होता है बिठाना। तो सम धन आस यानी पास बिठाना, यानी संयोग से बिठाना, यानी दो को मिलाना। अब दो शब्द यानी दो पद उनको मिलाना। शाब्दिक अर्थ देखें, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। जब इन दोनों शब्दों को आपस में ऊपर देखें, किसी को पास बिठाएंगे, संयोग करेंगे, मिलाएंगे तो उसका रूप कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो शाब्दिक अर्थ भी इसका क्या होगा? छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। परिभाषा के तौर पर जब हम समास को जब देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो नया शब्द या रूप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परिभाषा को वापस देखना, जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। समास का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ दो ही होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं। पद अपने बीच, पद का मतलब क्या होता है? हम शब्द के बारे में जानते हैं कि जैसे उठना है, बैठना, ये सभी क्रिया है, जैसे राम, श्याम, महेश, गोपाल, ये सभी क्या है? शब्द है। जब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, जब हम इन शब्दों को वाक्य में क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं, तो वही शब्द क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। शब्द और पद में कुछ अंतर नहीं है। अंतर थोड़ा सा जो मायने वही है कि शब्द को जब वाक्य में विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे राम, श्याम, विद्यालय, ये तीनों शब्द मैंने अलग अलग बोले। अब मैं इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर रहा हूँ। राम व श्याम विद्यालय जाते हैं, तो राम व श्याम विद्यालय जाते, मैंने जो ये शब्द बोले हैं, इन शब्दों को मैंने पद में प्रयुक्त किया, वाक्य में प्रयुक्त किया है, तो यही शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। तो समास में भी होता है, पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करते हैं। अब विभक्तियों से मतलब क्या है? योजक शब्द। विभक्तियों से मतलब क्या है? योजक शब्द, वही कारकीय शब्द, वही अविकारी शब्द जो होंगे वो किसमें आएंगे? आपके विभक्तियों का लोप कर जो नया शब्द या रूप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसके पश्चात समास की परिभाषा की पहले बात करें तो समास एक संयोग है। समास क्या है? एक संयोग है जो पदों का, शब्दों का क्या सिर्फ संयोग है, न कि संधि। समास क्या है? तो संयोग है, न कि संधि होती है। संधि में वर्णों का मेल होता है, एक नया रूप बनता है, तो संधि अलग है, संधि संयोग नहीं होता है। आपके समास क्या होते हैं? आपके संयोग होते हैं, इसमें पद मिलते हैं और संधि में वर्ण और स्वर मिलते हैं। समास का जब विलोम की जब बात की जाए, समास का विलोम क्या होता है? व्यास। तो समास का मतलब पास बिठाना। समास का मतलब क्या होता है? पास बिठाना। और व्यास का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो फिर व्यास का मतलब हम क्या करेंगे? लिखेंगे अलग करना। व्यास मीन्स क्या होगा? अलग करना। तो समास का जस्ट अपोजिट विलोम शब्द जो होगा क्या बनेगा? व्यास बनेगा, यानी अलग करना। तो योजक शब्द बात समझ आ गया कि विभक्ति मतलब योजक शब्द, जैसे अभिवाह समास, मोह, तत्पुरुष समास, मोह, सभी में इसी बात का प्रयोग होगा। अब समास की विधों की बात की जाए, सामर्थ्य जब संस्कृत की जब बात करें तो संस्कृत में सामर्थ्य समास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। लेकिन हिंदी में समास के 4 भाग जो है उनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में, जिसमें सबसे पहला है अविभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 कर्मधारय समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा अंतर है। संस्कृत में जो ये तत्पुरुष समास है, कौन सा? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही द्वंद्व समास और आपके कर्मधारय समास को क्या कर लिया जाता है? ऐड कर लिया जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। लेकिन हिंदी में हमें सभी समासों को अलग अलग पढ़ना है, सभी समासों को अलग अलग पढ़ना है।
तो जो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, 1 नंबर पे अव्ययभाव समास है, 2 पर तत्पुरुष है, 3 पर द्वंद्व समास है, 4 पर द्विगु है, 5 पर कर्मधारय है और 6 पर बहुव्रीहि समास है। तो हमें इसी सीक्वेंस में समास को पढ़ना है, समास को इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। नंबर 1 पर यानी प्रथम पद प्रधान होता है, नंबर 2 पर तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, नंबर 3 द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, नंबर 4 द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, नंबर 5 कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष संबंध होता है या उपमेय उपमा संबंध होता है नंबर 5 में। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में प्रथम व द्वितीय पद दोनों प्रधान नहीं होकर एक अन्य पद प्रधान होता है। अन्य विशेष अर्थ जो होगा आपके अन्य पद की जो प्रधानता होगी वो किसमें होगी, बहुव्रीहि समास में। समास के बारे में बहुत बात कही जाती है कि समास शब्द नहीं बल्कि क्या प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। शब्दों का पदों का क्या है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अनुसार, उस प्रक्रिया के अनुसार क्या होते हैं आपके कार्य होता है। तो समास के 6 भेदों को नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 जिस पोजीशन में ये 6 भेद दिए हुए, नंबर 1 पर कौन सा, 2 पर कौन सा, 3 पर कौन सा, 4 पर कौन सा है, उसी के अनुसार पढ़ेंगे। एक बार वापस देखो, अव्ययभाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद अव्यय होता है या संपूर्ण पद अव्यय बन जाता है। नंबर 2 तत्पुरुष समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान नहीं होते, तो प्रथम पद क्या बन जाएगा, अपना गौण बन जाएगा, यानी उसकी भूमिका बिल्कुल नहीं होती है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, कौन सा पद, द्वितीय पद प्रधान होता है। नंबर 3 द्वंद्व समास में पहला और दूसरा द और द्व दो का जोड़ा है आपके, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 4 द्विगु समास, द्विगु ग का मतलब क्या होता है, गणना करना। तो इस समास में प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा अर्थात गणनाबोधक होगा। नंबर 5 कर्मधारय समास, इस समास में विशेषण और विशेष संबंध होगा, उपमेय व उपमा संबंध होगा। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास, इस समास में अन्य पद होगा, क्या होगा, प्रधान होगा। तो समास की हमने सामान्य से आपके परिभाषा पढ़ी, समास का हमने आज अर्थ पढ़ा, समास की विशेष बात क्या होती है, समास की परिभाषा क्या पढ़ा आपके, समास के भेद कौन कौन से थे, उन भेदों के हमने सिर्फ नाम पढ़े। अब हम विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 पर जो अव्ययभाव समास आया हुआ है उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो नंबर 1 जब हेडिंग की बात की जाए तो वो कौन सा होगा, अव्ययभाव समास। समास की परिभाषा अपने हो चुकी है और नंबर 1 पर कौन सा, अव्ययभाव समास। कौन सा नंबर 1 पर, अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास के बारे में मैंने आपको सामान्य सी बात बताई थी, जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। नंबर 1 पर कौन सा था, अव्ययभाव समास। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद इसमें प्रधान होता है या संपूर्ण पद अव्यय का बोध कराता है। अव्यय वास्तव में होता क्या है, अव्यय जिसका लिंग पर लिंग वचन और काल का बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात अव्यय शब्द जो होते हैं वह लिंग वचन व काल के अनुसार बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द वह होते हैं जैसे संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण, ये सभी क्या है, अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो पहला समास जो है अव्ययभाव समास, ये अव्यय का बोध कराता है। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, वह उसके संयोग से समस्त पद भी क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। देखते हैं इस समास में प्राय ये क्या होगी, परिभाषा। इस समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है या अव्यय होता है। प्रथम पद या अव्यय होता है या संपूर्ण पद जब समासिक पद बनता है वो क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, वो दोनों शब्द मिलकर क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। शब्दों की क्या होती है, इसमें पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो संपूर्ण पद क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। यानी शब्दों की पुनरावृत्ति से मतलब है शब्दों की वापस आवृत्ति होती है। नंबर 3 इस समास में उपसर्ग युक्त पदों का प्रयोग होता है। एकमात्र समास होता है अव्ययभाव समास, जिस समास में उपसर्ग युक्त शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है, उपसर्ग युक्त पदों का प्रयोग होता है। जैसे आ है, अन है, नी है, यथा है, प्रति है। इसके अलावा एक बे उपसर्ग भी है जो इसमें प्रयुक्त होता है, किसमें, अव्ययभाव समास में।
आगे बात करते हैं समास जो बनता है वो कैसे बनता है। एक तो होता है उसमें सामासिक पद और एक होता है उसका समास विग्रह। सामासिक पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। सामासिक पद और समास विग्रह में अंतर क्या होता है। सामासिक पद वह पद होता है, संपूर्ण पद क्या होता है, सामासिक पद होते हैं, इसमें विभक्ति क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और समास विग्रह सामासिक पद में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके जो शब्द विग्रह जो होता है वो क्या बन जाता है, समास विग्रह बन जाता है। जैसे यहाँ पर यथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो मैंने यहाँ पर यथाशक्ति शब्द लिखा है। कौन सा लिखा है, यथाशक्ति। इसका समास विग्रह जो होगा वह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। नंबर 2 यथाक्रम, इसका समास विग्रह क्या होगा, क्रम के अनुसार। नंबर 3 यथा विधि, इसका क्या होगा, विधि के अनुसार। यथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ सभी में। यथा वसर, अवसर के अनुसार। नेक्स्ट है प्रतिदिन। चारों को वापस देखना है, चारों में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला एग्जाम्पल यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग युक्त पदों का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पूर्व में आता है, तो पूर्व पद यानी प्रथम पद। तो यहाँ पर भी प्रथम पद कौन सा है, उपसर्ग वाला प्रथम पद है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। शब्दों की आवृत्ति हो रही है, एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, दोनों शब्द मिलकर अव्यय बन जाते हैं। प्रत्येक, एक एक। इन दोनों को दिन के बाद दिन और एक के बाद एक भी हम लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। एक के बाद एक लिखो चाहे दिन लिखो, हम इनको एक के बाद एक भी लिख सकते हैं दोनों को। नेक्स्ट है हाथों हाथ, हाथ के बाद हाथ, या इनको हम इस समास विग्रह को हाथ ही हाथ में बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपना घर घर, घर के बाद घर। नेक्स्ट है आमरण, मृत्यु तक, आमरण मृत्यु तक। आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत। भर पेट, पेट भरकर। निडर, बिना डर के। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले यथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसके बाद प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रति उपसर्ग के बाद शब्दों की आवृत्ति हो रही है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है। आ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, भर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, नि उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा था बे उपसर्ग का इसमें प्रयोग होता है। कौन सा, बे। तो यहाँ पर बे उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं हम, जैसे आपके बेकार है। कौन सा, बेकार यहाँ लिख सकते हैं। ध्यानपूर्वक शब्द है, ध्यान के साथ, ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ। यह भी किसमें आएगा, आपके इसी में आएगा। ध्यान पूर्वक अगर हम शब्द लिखे हैं, कौन सा, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। तो इसका क्या होगा, ध्यान के साथ। तो अव्ययभाव समास में हमने जितने भी उदाहरण पढ़े हैं, सभी उदाहरणों की विशेषता यहाँ पर मैंने आपको बताई है। तो अव्ययभाव का पहला प्रश्न समास का, अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा दीजिए। तो ये हो जाएगी अपनी परिभाषा। उसके बाद सेकंड प्रश्न आपको यह पूछा जाए कि अव्ययभाव समास की क्या विशेषताएं होती है,
कौन कौन से लक्षण होते हैं, दोनों में से कुछ भी प्रश्न अगर आपको पूछा जाए तो अपने पास ये तीनों आंसर होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि जो बात मैंने परिभाषा में लिखी है वो बात मैंने इस लक्षण में भी ऐड की है। तीसरी बात आपके कि अव्ययभाव समास के कोई भी आपको उदाहरण दे दीजिए, आपके जैसे आपके आमरण आज जो आपको शब्द दे दिए कि आमरण व आजीवन शब्द में कौन सा समास है परिभाषित कीजिए। तो आजीवन व आमरण में अव्ययभाव समास है, क्योंकि जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अगर इस बात को स्पष्ट करने की जो बात की जाए, स्पष्ट करने की बात की जाए तो हम सामासिक पद और समास विग्रह दोनों लिख सकते हैं। स्पष्ट करने का जो प्रश्न पूछा है, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, किसी भी प्रश्न को जब स्पष्ट करते हैं, कहने का मतलब एग्जामिनर आपको ये पूछ रहा है तो उस प्रश्न को आप एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करेंगे, किससे स्पष्ट करेंगे? एग्जाम्पल से, उदाहरण से। तो उदाहरण से हमें क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो आज हमने समास पढ़ा है, समास की परिभाषा पढ़ी है, समास की परिभाषा के उपरांत समास के हमने भेद पढ़े और समास के भेदों के बाद नंबर 1 पर जो अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव समास की संपूर्ण जानकारी हमने पढ़ी है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक अपना में चलेगा समास, लेकिन समास का दूसरा भेद जो इंपॉर्टेंट है आपके तत्पुरुष समास, वह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्लास हम यही रखते हैं। धन्यवाद।